तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 12 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 9, क्योंकि प्रश्न संख्या 2 से 8 तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अब आज हमारे पास है प्रश्न संख्या 9। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x अवयव है z का, z यानी कि इंटीजर यानी कि पूर्णांकों का, ठीक, अवयव है। इस प्रकार से है कि x जो है वो या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, और 12 से या तो छोटा या फिर 12 के बराबर में। दिए गए निम्नलिखित संबंध R में प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध कर देना है। तो पहला जो है, तो आइए हम करते हैं। पहला जो है कि R बराबर ए बी इस प्रकार से है कि a माइनस बी, a ऋण b का जो निरपेक्ष मान है वो 4 का एक गुणज है। और दूसरा ही इस प्रकार से है कि r a b इस प्रकार से है कि a b के बराबर है। तो प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को भी ज्ञात हमें करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे कि अब r में पहले सबसे पहले हम स्वतुल्य देखते हैं। एक में पहले हम देखते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध की बात अगर हम करते हैं तब देखिए स्वतुल्य कब होता है, जब ए हो, यानी कि प्रत्येक के लिए यहाँ जो है ये 0 से 12 तक है। x क्या है, 0 से 12 तक है, 0 से 12 तक। जैसे 0 1 2 3 4 इस तरीके से ये 12 तक है। अब प्रत्येक दशा में जो है वो 0 0 हो, 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, 6 6 हो, 7 7 हो, 8 8 हो, 9 9 हो, 10 10 हो, 11 11 हो और 12 12 हो। तो प्रत्येक दशा में मतलब कि ए होना ही चाहिए R में। तो बिल्कुल है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लिखेंगे R एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि R एक स्वतुल्य संबंध है क्योंकि ए बिलोंग्स कर रहा है R से। अब कैसे कर रहा है कि a घटाओ a बराबर होता है 0 4 का एक गुणज है। तो जब a घटाओ a यानी कि कुछ भी घटा लीजिए, 0 में से 0 घटा लीजिए 0 आ जाएगा, 1 में से 1 घटा लीजिए 0 आ जाएगा, 2 में से 2 घटा लीजिए 0 आ जाएगा, 3 में से 3 घटा लीजिए, मैंने किसी भी संख्या में से वही संख्या घटा लीजिए तो 0 आ जाएगा। और 0 4 का गुणज है, क्योंकि 0 में 4 से भाग 0 बार में लग जाता है, ठीक। तो इसलिए R स्वतुल्य संबंध है। अच्छा, क्या R सममित संबंध है? सममित होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अब देखिए, पहले हम ये बना ही देते हैं। देखिए यहाँ से, देखिए ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7 8 9 10 11 12, ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा, मतलब कि फील होगा ये, ठीक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए 0 तो 0 से जाके मिलेगा, ठीक। एक तो इससे मिलेगा 0 जाके, 0 जाके 4 से भी मिल सकता है ना, है, तभी तो 4 से विभाज्य होगा। 1 जाके 1 से तो मिलेगा तो 0 ला देगा। तो इस तरीके से R में क्या क्या होगा, पहले R में तो जितने भी हैं 0 0 1 1 ये सब तो होंगे ही होंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि R में क्या होगा कि 1 और 5 का संबंध होगा, 1 और 5 का संबंध होगा। 0 4 का संबंध अगर होगा
तो 4 0 का भी संबंध होगा ही। ठीक, 1 5 होगा तो 5 1 होगा ही होगा। अच्छा, 2 6 होगा तो 6 2 होगा ही होगा। इस तरीके से जो जिससे मिलेगा तो उसका, तो हम कह देंगे कि सममित संबंध। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है? तो देखिए यहाँ पे देखिए, चूंकि a माइनस b जो है वो 4 का गुणज है, इसका मतलब ये है कि b माइनस ए भी 4 का गुणज है। इसलिए ए बी और बी ए जो होंगे वो अवयव होंगे किसके, आर के। अतः आर क्या है, आर सममित संबंध है। कैसा संबंध है, सममित संबंध है, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, ये फील कराने के लिए हमने आपको लिखा। अगर नहीं समझ में आया तो ये ऐसे भी समझ लीजिए। तीसरा देखिए, क्या ये संक्रामक है, संक्रामक संबंध। क्या ये संक्रामक संबंध है, तो ये संक्रामक संबंध के लिए देख लेते हैं कि क्या ये संक्रामक संबंध है कि नहीं। तो संक्रामक संबंध के लिए देखा जाए तो संक्रामक संबंध क्या होता है, जैसे देखिए, अगर ए बी है और अगर बी सी है, और अगर बी सी है तो बी बी से ख़त्म हो गया, ए सी हमको चाहिए, यही ना। चाहे ए बी के घर गया, बी सी के घर गया तो ए बी सी के घर जाएगा, यही बात है। तो हमको ए सी चाहिए, ए बी है और अगर बी सी है तो ए सी हमको चाहिए। तो अब देखिए, इसके अनुसार अगर ए माइनस बी 4 का गुणज है, ए माइनस बी 4 का गुणज है, और बी माइनस सी 4 का गुणज है। अब मान लीजिए कि a माइनस बी बराबर हम मान लेते हैं 4x, मैंने 4 में x से गुणा करने पर a माइनस बी आता है, और b माइनस सी हम मान लेते हैं कि 4y मान लेते हैं, माना। ठीक, अब अगर मान लेते हैं तो इसको मिटा दे रहे हैं। दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर अब इन दोनों को जोड़ा जाए, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर 4x प्लस 4y, 4x प्लस 4y। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, देखिए b से b खत्म हो गया, a माइनस सी बराबर यहाँ से 4 कॉमन हो गया, x प्लस y। इसका मतलब ये है कि ए बी बी सी और ए सी बिलोंग्स करता है किससे, आर से, का संबंध आर से है। अतः आर क्या है, आर एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक।
अगर a माइनस बी 4 का गुणज है तो मान लेते हैं कि a माइनस बी बराबर 4x, और अगर b माइनस सी 4 का गुणज है तो मान लेते हैं कि 4y, y से गुणा करने पर b माइनस सी आ रहा है। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को हमने जोड़ा तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो b से b क्योंकि ये माइनस में प्लस में खत्म हो गया तो ये माइनस सी बचा, और दोनों से 4 कॉमन लिए कि x प्लस वाई में 4 से गुणा करेंगे तो a माइनस सी आ जाएगा। तो ये r संक्रामक संबंध भी है, इसलिए r एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए ये तुल्यता संबंध है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव बताइए, तो एक से रिलेटेड कौन कौन सा संबंध हो सकता है, तो एक से एक घटाइए तो 0 आ जाएगा जो कि 4 का गुणज है। फिर एक में से 5 घटाइएगा तो -4 आएगा, लेकिन इसका निरपेक्ष मान 4 हो जाएगा तो वो भी 4 का गुणज है। चाहे 5 में से 1 घटाइएगा तब भी 4 आएगा जो कि 4 का गुणज है। फिर 1 हो गया, 5 हो गया, और फिर 1 तो खुद है ही, तो 1 और 5 जो है 1 से संबंध रख रहा है। और फिर 1 में से क्या घटाया जाए कि आ जाएगा तो 9 भी तो हो जाएगा। 1 में से 9 घटाया जाए, 9 में से 1 घटाया जाए 8 आ जाएगा। 1 में से 9 घटाएंगे तो -8 आ जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा। और फिर 1 अब 4, 8 और 12, तो अब 1 में से 12 नहीं घटा सकते क्योंकि 12 से ज़्यादा तो है नहीं। देखिए ना यहाँ पे 1 से लेके 12 तक के बीच में 3 ही संख्या ऐसी हैं। एक तो 1 है जो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 4 से भाग लग जाएगा उसमें। फिर अब हमको 4 चाहिए, तो 4 चाहिए तो 1 बढ़ा दीजिए तो 5 हो जाएगा, तो 1 में से 5 घटाएंगे तो वो 4 का गुणज होगा। अब हमको 4 दूनी 8 यानी कि 8 चाहिए तो 9 हो जाएगा, 1 बढ़ा दीजिए 9, तो 1 में से 9 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, तो वो क्या है 4 का गुणज है। अब 8 हो गया तब की अगली संख्या 12 यानी कि 13 चाहिए हमको, तो 13 तो है नहीं, इसलिए 1 से संबंधित सभी अवयव क्या है 1, 5, 9 है। ठीक, तो ये तो पहले का हुआ। ठीक, तो इसे आप नोट कीजिए तभी तो दूसरा देखेंगे हम लोग। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, हम देखते हैं दूसरा इसमें का। ठीक, तो ठीक है, तो अब आपने नोट कर लिया और हमने भी इसको मिटा दिया, तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा का अब देखिए, इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि ए बी इस प्रकार से कि ए बराबर बी, तो स्वतुल्य, पहले तो तुल्यता संबंध देखते थे, यानी कि स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध हम देखते हैं, तो क्या ये स्वतुल्य है, तो किसी भी अवयव A बिलोंग्स टू A के लिए A बराबर A है होगा, अतः होगा, इसलिए का निशान लगा दीजिए, इसलिए ए जो हो जाएगा वो शामिल हो जाएगा आर में। तो जब ए शामिल हो जाएगा आर में तो हम कह देंगे कि आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब फिर ये तो स्वतुल्य हो गया। अब क्या ये सम्मित है, तो सम्मित संबंध के लिए देखिए जाए, सम्मित संबंध के लिए हम लोग देखते हैं क्या ये सम्मित संबंध है, ये तो स्वतुल्य संबंध के लिए देखा गया।
तो सममित के लिए क्या होना चाहिए, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो माना ए बराबर बी, तो इसका मतलब क्या है कि बी बराबर ए होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी और बी ए जो है वो आर में होगा, ठीक। इसलिए आर क्या है, आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है, ठीक। अब क्या ये संक्रामक है, संक्रामक भी देख लेते हैं, संक्रामक संबंध। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यदि ए बी है और यदि बी सी है तो हमको ए सी भी देखना पड़ेगा। तो माना ए बराबर बी और बी बराबर सी, तो इसका मतलब ये है कि ए बराबर सी हो जाएगा, क्योंकि ए बराबर बी है और बी बराबर सी है तो ए बराबर सी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी बी सी और ए सी जो है वो आर में होंगे, आर में उस बिलोंग करेंगे उससे, मतलब आर का अवयव होगा। तो हम कह देंगे कि आर क्या है, आर एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, संबंध है। अतः आर एक तुल्यता संबंध भी है, तुल्यता संबंध है। अब जब आर एक तुल्यता संबंध है तो फिर बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो एक से संबंधित अवयव तब एक के बराबर तो केवल एक ही होगा, तो एक से संबंधित अवयव क्या हो जाएगा, एक। बस हो गया, काम खत्म। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे अपने नोटबुक पर नोट कीजिए। तो अब ये है 10वां प्रश्न। अच्छा, 10वां प्रश्न का ये केवल आधा ही है, क्योंकि लिखना भी तो है, तो हमने आंसर भी लिखना है, तो हमने ये 3 ही लिखा है, उसके बाद फिर आगे लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि इतना ही पर छोड़ दिया गया। ऐसे संबंधों को उदाहरण दीजिए जो एक सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। अब देखिए हल, अब तो उसके लिए ए बराबर 1 2 3 ले लीजिए और आर बराबर ले लीजिए। आर बराबर क्या ले लीजिएगा, अब देखिए 1 2 3 में तो सीधे सम्मित बना दीजिए, परंतु न तो स्वतुल्य और न संक्राम, तो सम्मित बना दीजिए। यानी कि 1 2 लिख दीजिए ना, इसमें 1 2 लिख दीजिए, 2 1 लिख दीजिए, ठीक। अच्छा, 2 3 लिख दीजिए, 3 2 लिख दीजिए। अब देख लीजिए क्या ये स्वतुल्य तो है ही नहीं, संक्रामक में थोड़ा देख लीजिए, ए बी है बी सी है, तो ए सी 1 1 नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं है। लेकिन ये क्या है, सम्मित है। चाहे तो आप 1 3 3 1 भी लिख सकते हैं, 1 3 3 1 भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए 1 3। क्यों छोड़ दें इसको, बेचारा नाराज हो जाए, हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 1 2 है, 2 1 है, तो ये 2 से 2 उड़ गया, तो 1 1 चाहिए, नहीं है, तो ये संक्रामक तो है ही नहीं और स्वतुल्य नहीं है, तो ये हो गया, ठीक। अब आइए अब देखते हैं, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सम्मित हो। तो संक्रामक हो तो फिर यही ले लीजिए ना, ए 1 2 3 में, तो आर बना दीजिए। अब की संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सम्मित हो, तो संक्रामक बना दीजिए। 1 2 बना दीजिए, 2 3 बना दीजिए और 1 3 बना दीजिए, ठीक। 1 2 है, 2 3 है,
तो 2 को 2 खा गया तो 1 3 भी है। स्वतुल्य तो नहीं है, बिल्कुल दिख रहा है ये, क्योंकि 1 1 चाहिए था, नहीं है। लेकिन अब देखिए ये क्या सम्मित है, तो 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो सम्मित नहीं है। स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो, तो फिर यही ले लीजिए, ए बराबर 1 2 3 ले लीजिए। तो आर बराबर स्वतुल्य पहले कर दीजिए, 1 1 कर दीजिए, 2 2 कर दीजिए और 3 3 कर दीजिए, स्वतुल्य हो गया। सम्मित कर दीजिए, 1 2 कर दीजिए, 2 1 कर दीजिए, फिर 2 3 कर दीजिए, 3 2 कर दीजिए। अब देख लीजिए क्या संक्रामक ये है, तो ये तो स्वतुल्य है, ठीक। अब 1 1 है और 1 2 है, तो 1 2 यही है, ठीक है। 2 2 है, 2 1 है, खत्म कर देंगे तो 2 1 चाहिए, 2 2 है, यहाँ से तो काम खत्म है। 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है, 1 2 है, 2 3 है, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, 2 2 और 1 3, 1 3 नहीं है। तो ये देखिए ये संक्रामक नहीं है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या है, स्वतुल्य है, ठीक। 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, तो यानी कि ये सम्मित भी है। अब संक्रामक होने के लिए हमको क्या चाहिए कि अगर ए बी है और अगर बी सी है तो हमको ए सी चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 2 है और 2 3 है, 1 2 है और 2 3 है, तो 2 से 2 खा गया, तो 1 3 हमको चाहिए, 1 3 नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं है। तो इस तरीके से ये 3 हो गया। अब हमको और आगे देखना है प्रश्न, तो इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे इसका और अगला भाग देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। ये है क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा और पांचवा, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, तो स्वतुल्य तथा संक्रामक हमको करना है, तो आइए वही ले लेते हैं, 1 2 3, ठीक, और आर कर लेते हैं। आर कर लेते हैं तो इसको स्वतुल्य बना दीजिए। स्वतुल्य बनाने के लिए तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। अच्छा, संक्रामक बना दीजिए, 1 1 है तो 1 2 दे दीजिए, 1 1 है, 1 2 है, तो 1 से 1 खत्म करते 1 2 है, तो संक्रामक भी हो गया। लेकिन अब खत्म कर दीजिए यहीं पे, संक्रामक तो हो ही गया ना 1, ठीक है। ऐसे ही ये देखिए, अब ये सम्मित नहीं है, सम्मित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। सम्मित के लिए 1 2 है तो 2 1 भी चाहिए था, जो कि नहीं है। अब देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये तो स्वतुल्य हो गया। संक्रामक 1 1 है और 1 2 है, मतलब ए बी है, बी सी है, तो ए सी 1 से 1 खत्म हो गया, तो ए सी यही तो है, तो ये संक्रामक भी है। हो गया काम खत्म। अब देखिए सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो, तो ए मान लीजिए, फिर 1 2 3 ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये तो आपके दिमाग लगाने के ऊपर है। तो आर, अब देखिए सम्मित हो, सम्मित हो तो 1 2 ले लीजिए, 2 1 ले, पहले तो सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो, ठीक, स्वतुल्य नहीं करना है। 1 2 2 1 ले लीजिए, ए बी है, बी सी है, तो ये खत्म, ए सी चाहिए हमको, तो 1 1 दे दीजिए, हो गया। संक्रामक भी बना दीजिए साथ में, सम्मित और वो। अब देखिए 2 3 है, 3 2, तो देखिए ए बी है, बी सी है, तो ए सी ये 2 2 दे दीजिए। अब यहीं पे ख़त्म कीजिए। देखिए 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, सम्मित है। अच्छा, संक्रामक है, अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी भी है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी यही है, काम खत्म। ए बी है, बी सी है, तो ए सी चाहिए, तो ए सी यही तो है। देखिए 1 से 1 खा गया, तो 2 1 चाहिए, तो 2 1 यही है। अच्छा, ये देखिए
2 तो कहाँ आया है, यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ पे, इसका लिए ख़त्म। 1 कहाँ पे, एक बार यहाँ पे आया है, तो कहीं नहीं आया है। 2 3 है, 3 2 है, तो 3 से 3 खत्म हो गया, तो 2 2 है, तो ये संक्रामक भी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 पूरा होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। सिद्ध कीजिए कि समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R बराबर, यानी संबंध R है, PQ इस प्रकार से कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि P बराबर नहीं 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि PQ इस प्रकार से कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो चूंकि P की दूरी मूल बिंदु से समान है, तो नहीं, ऐसे नहीं लिखिए, क्योंकि इसको मिटाते हैं। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी। ठीक, इस प्रकार हम देखते हैं कि PP जो हो जाएगा वो अवयव होगा R का, इसलिए हम कह सकते हैं कि R क्या है, R स्वतुल्य है। फिर यदि P की मूल बिंदु से दूरी बराबर Q की मूल बिंदु से दूरी, अगर दोनों की मूल बिंदु से दूरी बराबर है तो इसका मतलब ये है कि PQ और QP अवयव होगा R का, इसलिए R क्या है, सममित है। अगर P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है Q की मूल बिंदु की से दूरी के, तो इसका मतलब कि PQ और QP लिखिए बराबर ही होगा, तो ये सममित भी है। अब यदि P की मूल बिंदु से दूरी बराबर Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर R की मूल बिंदु से, अच्छा R ना लिखते हैं क्योंकि R तो ये यहाँ पे लिखा, तो S लिख देते हैं, S की मूल बिंदु से दूरी ऐसे है। अगर P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है Q की मूल बिंदु से दूरी, उसके बराबर है S की मूल बिंदु की दूरी, तो इसका मतलब ये है कि PQ QS और PS तीनों अवयव होंगे R के। तब देखिए PQ है और Q से Q को खा गया तो PS हो गया, तो PS भी है इसमें, तो ये संक्रामक है, इसलिए R संक्रामक है। तो चूंकि R जो है स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो R कैसा संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। फिर ये तो इतनी से तो बात हो गई, लेकिन अभी इतना कहानी खत्म नहीं हुई है। अब बोला पुनः सिद्ध कीजिए कि
P बराबर नहीं 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो मान लीजिए ये मूल बिंदु है, ठीक, यहाँ से P की दूरी ये P हो गया। इतनी ही दूरी कोई यहाँ पे है, इसको Q कह दीजिए। इतनी ही दूरी कोई यहाँ पे है, इसको S कह दीजिए। इतनी ही दूरी पर कोई और बिंदु है, इसको T कह दीजिए, इसको U कह दीजिए, इसको V कह दीजिए। अब देखिए इन सबको मिला दीजिए, तो क्या ये वृत्त नहीं बन गया? तो यही तो ये कहना चाह रहा है, ठीक। कहने का मतलब इसका यही है। तो बस अब आइए ये क्या कह रहा है उसको लिख देते हैं। बोल रहा है कि P बराबर नहीं 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो अब देखिए, यदि P की मूल बिंदु से दूरी P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर कोई अन्य बिंदु Q हो तो P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर कोई अन्य बिंदु Q हो, और फिर चाहे माना कि मूल बिंदु O है। पहले माना कि मूल बिंदु O है। तो अगर मूल बिंदु O है तो क्या हो जाएगा? अब OP बराबर OQ हो बराबर OS हो, इस तरीके से अगर बिंदु हो तो इसका मतलब इन सब की दूरी और अगर K हो जाए, इन सब की दूरी अगर K हो जाए तो यह एक वृत्त बनाएगा जो बिंदु P से होकर गुजरेगा तथा जिसका केंद्र O होगा। ये तो सिद्ध हो गया, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।